जैसा ये आपकी प्रत्यक्ष जानकारी में है ही कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसका आगाज़ 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी सवाईमाधोपुर से हुआ। 3 को बेणेश्वर धाम, जो आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, प्रयाग की तरह माना जाता है, त्रिवेणी वहाँ है, वहाँ से शुरुआत हुई। 4 तारीख को इसका आगाज़ हुआ रामदेवरा से, हमारे लोक आराध्य देवता रामदेव जी महाराज, और कल इसका आगाज़ गोगा मैडी के पवित्र धरती से हुआ। मैं संक्षेप में कहूँ तो लगभग ये यात्रा इन 4 दिशाओं से चलेगी, लगभग 9000 किलोमीटर चलेगी और 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। एक यात्रा की अवधि लगभग 18 दिन है और उसमें 50 विधानसभा क्षेत्र ये कवर करेगी। इस यात्रा से, क्योंकि चुनावी वर्ष है, हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रमों को डिज़ाइन करता है। यात्राओं का भारतीय जनता पार्टी का एक गहरा जुड़ाव है। इस देश में जो बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई या धार्मिक जागरण हुआ, अडवाणी जी की श्री राम रथ यात्रा के जरिए एक बदलाव की शुरुआत हुई थी। उससे पहले आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनसंघ और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी तरीके की देश भर की अभिनव यात्राओं से देश में राजनीतिक तौर पर अलग जगाने का काम किया था। 2003 की भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ने पहली बार वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव राजस्थान की राजनीति में हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों के बहुमत से आई। उसके बाद लगातार सुराज संकल्प, सुराज गौरव और अब ये परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसका आगाज हुआ है और उसी निमित्त आप लोगों के बीच में आए हैं। चारों ही यात्राओं के शुरुआती तौर पर और उसके स्थान स्थान पर अच्छा जन समर्थन मिला है। राजस्थान में आमतौर पर जो सत्ता बदलती है उसका एक बड़ा कारक 93-90 के बाद में जनधारणा, पब्लिक परसेप्शन, जनता तय कर देती है। उसका कारण एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और बाकी इतर भी कारण होते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन इस बार भी उसी मिजाज से नज़र आता है और उसका आधार भी मेरे पास में है। सत्ता बदलने का कारण जनधारणा, दूसरा बड़ा कारण होता है एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी आक्रोश लोगों में होता है। लेकिन केवल इस समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है और रिजेंटमेंट के बहुत सारे कारण हैं। कहने को मुख्यमंत्री जी लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं, बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, लेकिन मुझे कई बार ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जिस महिला की अस्मत लूटी गई हो, 100 यूनिट बिजली फ्री, उसकी अस्मत कैसे लौटाएगी? 500 रुपये का फ्री सिलेंडर किसी कन्हैयालाल के घर की रोशनी को वापस, उस चिराग को कैसे लाएगा? तो इस राजस्थान के जो बुनियादी मुद्दे हैं, पहला मुद्दा जो हनुमानगढ़ की सभा में, जालोर की सभा में, अजमेर की सभा में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन में कांग्रेस की सरकार आई और 10 दिन में 10 तक गिनती गिनेंगे, कर्जा माफ़ हो जाएगा। और यहाँ की आप लोगों की लिखी हुई हेडलाइन मैंने देखी थी कि सूरज चाहे छिप जाए, सूरज चाहे उगे न उगे, चंद्रमा छुप जाए, तो भी हम कर्जा माफ़ करेंगे। राजस्थान में ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर वो जन धारणा पुष्ट होती है। 1700 दिन हो गए और राजस्थान के मेरे ही विधानसभा के जवाब के और हमारे एक दूसरे विधायक नरपत सिंह जी के जवाब में राजस्थान की सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्जा माफ़ी न होने के कारण 19,422 किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। आपके ही क्षेत्र के यहाँ से किसानों ने आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू किया था, सुरजाराम राधेश्याम से लेके और सोनलाल कडेला, जिसने लाइव वीडियो जारी किया। वो उस समय की सुर्खियाँ बनी कि उसने ये कहते हुए अपने आप को ज़िंदगी से ख़त्म कर लिया कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये एक वानगी है। राजस्थान का जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था है वो इस बात को सर्वे करती है और निरपेक्ष रूप से उसके आंकड़े कई बार लोग रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हैं। लगभग 28% बेरोजगारी जिसमें उन्होंने साबित की है।
लेकिन बेरोजगारी से भी आगे, बेरोजगारी भत्ता भी कई बार लगता होगा छोटा मुद्दा है। घोषणा तो उन्होंने की थी कि प्रत्येक स्नातक को देंगे, लेकिन उसका आंकड़ा भी 1,65,000 के आसपास पहुंचता है। और उसमें भी कई बैरियर लगा दिए कि उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, ये ड्रेस होगा, ये समय होगा। तो उसमें लोग गए ही नहीं, क्योंकि लोग बाग पार्ट टाइम दूसरी नौकरी करते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो दंश था, कोर्ट में खाज का काम किया पेपर लीक ने। राजस्थान की सरकार ने इसमें भी नंबर 1 कमाया है। और इस पेपर लीक ने 1.25 करोड़ बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। कुछ हो सकता है डुप्लीकेसी भी हो, डबलिंग भी हो, लेकिन एक एवरेज है कि 1 करोड़ के लगभग बच्चों ने परीक्षाएं दी होंगी। सरकार का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते गिनाते 1 लाख से आगे कभी नहीं गए। उन पेपर लीक के कारण, यहीं की इसी जिले की घटना थी, मुझे एक अजीब सा विचित्र संयोग नज़र आता है। किसान भी यहीं आत्महत्या करता है, नौजवान भी। कन्हैयालाल का सुसाइड नोट जिसमें लिखा था सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, वो भी आपके नौहर का ही था। तो पेपर लीक एक इतना बड़ा मसला है जिसके बारे में राजस्थान का नौजवान उद्वेलित है। उसका जवाब ईवीएम पे उसका बटन सरकार के खिलाफ दबेगा। आज भी वो उसी तरीके से उद्वेलित है। तीसरा बड़ा मसला है जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, मेरे ख्याल से आप सब लोगों की नज़र में, उसका हनुमानगढ़ से भी कंसर्न है। राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश की इमेज थी पूरी दुनिया में। लोग पर्यटन के लिए आते थे, रिहाइश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे। लेकिन राजस्थान की आज वानगी ये है कि राजस्थान देश का सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य हो गया। मैंने जयपुर की सड़कों पर कभी सरेआम किसी को गोली से मरते हुए नहीं देखा, कभी किसी पुलिस अधिकारी को इस तरीके से सरेआम लज्जित और बल्कि मौत के घाट उतरते नहीं देखा। और एक लंबी फहरिस्त है, पर मेरे पास उसका प्रमाण यह है कि 10,92,000 ये मुकदमे 54 महीनों में, जिसका मोटा मोटा आंकड़ा 6,000 उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं के प्रति होती हैं, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। पिछले दिन का 28 दिन का आंकड़ा था कि 164 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। ऐसा कभी आपने सुना क्या? किसी बच्ची के साथ नाबालिग को रेप कर दें और उसको जिंदा भट्टी में डाल दें। एक जयपुर का ही वाकया था, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे किसी एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगती है और उसके साथ बलात्कार होता है। तो ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं। लेकिन कानून व्यवस्था, ये हनुमानगढ़ में भी चुनौती है, ये पूरे राजस्थान में, राजस्थान की जो हमारी एक शान थी, हमारी एक जो साख थी, उस पर बट्टा लगा है। एक बहुत बड़ा मसला जिसके बारे में सड़कों पर तो उद्वेलन नहीं होता, लेकिन लोगों में उसकी आग और चर्चा जरूर है। करप्शन, भ्रष्टाचार। 2 संस्थाएं हैं, करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने ये पुष्ट किया कि राजस्थान में अलग अलग सैंपल उन्होंने किया और कहा कि राजस्थान के 78% लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा प्रदेश है तो राजस्थान है। अब उसकी वानगी है कि मुख्यमंत्री के सचिवालय के किसी कमरे में नकदी और सोना मिल जाए तो हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो करप्शन के मामले में एक नहीं, कोई महकमा बचा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं हुआ हो। मैं किसी एक भी महकमे को उदाहरण के तौर पर दूं कि चूहा किसी मरीज को किसी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अस्पताल में पैर कुतर जाए, राजधानी में कोई नवजात को कोई कुत्ता नोच जाए, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। शिक्षा के मामले में घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन आज भी किसी कॉलेज में कोई लैब असिस्टेंट उस कॉलेज का एकमात्र अधिकारी मिलेगा जो कॉलेज चलाता होगा, गवर्नमेंट कॉलेज, जो दरियों पर बच्चे, पीजी के बच्चे बैठने पर मजबूर हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भी राजस्थान का हाल बेहाल है। और इस नाते हम सब लोगों ने इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में इन सब मुद्दों को मजबूती से हम लोगों ने जनता के बीच में रखा है। और यही मुद्दे मेरी नज़र में, पार्टी की नज़र में, सत्ता के बदलाव का एक बड़ा कारण बनेंगे। यह परिवर्तन यात्रा जो लोगों तक स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इन प्रादेशिक मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज इसी के पड़ाव में हम लोग हनुमानगढ़ आए हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। सर एक सवाल था, इंडिया वर्सेस भारत, एक राष्ट्रपति का भी वो लेटर जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है,
इसको लेके काफी विवाद। देखिए, देश में एक बड़ी बहस थी कि जो इंडिया का नामकरण हुआ, इंडस हुई, इंडस से इंडिया हुआ, अंग्रेज़ों ने बाद में उसका इंडिया नामकरण किया। इस देश में बुद्धिजीवियों के बीच में एक अरसे से बहस चलती है कि भारत ये बहुत सनातन देश है। सनातन पर भी आजकल डिबेट चलती है। किसी को सनातन डेंगू और मलेरिया लगता होगा, लेकिन सनातन का अर्थ ये है कि भारत के जन्म की तिथि किसी को नहीं पता। व्यक्ति की होगी, संस्था की होगी, लेकिन आदि और अनंत कोई है तो भारत है। और भारत की उत्पत्ति भरत से हुई है। वेद, उपनिषद और पुराणों का देश है। इसलिए एक मूवमेंट चला था आज़ादी के बाद कि इंडिया का नाम जो अंग्रेज़ों ने किया, क्यों न इसका नामकरण भारत किया जाए। और बहुत सारी संस्थाओं ने इंडिया दैट इज़ भारत, इस मूवमेंट को शुरू किया। भारत दैट इज़ इंडिया, जो भारत जो कि इंडिया था, न कि इंडिया जो कभी भारत था। और इसलिए ये एक सांस्कृतिक मुहिम है। कैसे सिरे चढ़ती है, क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर जो देश का नए भारत का जो एजेंडा है, न्यू इंडिया है, उसी का जो पौराणिक नाम है वो भारत है। और मुझे लगता है कि देश के इतिहास से और संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई नाम होता है तो सबके लिए खुशी की बात है। अभी तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जो आपने फरमाया कि द्रौपदी मुर्मू जी की प्लेट के आगे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, ऐसा होता तो एक सुखद संयोग होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी अभी सवाल उठा इंडिया और भारत का। हमारा संविधान जब बन रहा था, संविधान के प्रीएम्बल्स में भी ये लिखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी हिंदुस्तान भारतीय है। और अब गुलामी के चिन्ह जब मिट रहे हैं तो उनमें एक चिन्ह ये भी है, इसलिए बहस चल रही है। मैं उपनेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए, इन्होंने बुनियादी तौर पर राजस्थान में कर्जे माफ़ी की बात को कही। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर इस बार जो विधानसभा का आखिरी सत्र था, यकायक एक संकल्प सत्ता पक्ष की तरफ से आया और उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो अधिसूचित बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, जिनमें केसीसी के आधार पर जिन 3,42,000 किसानों ने दिसंबर 2018 तक जिनका आउटस्टैंडिंग 6,12,000 था, इस पूरे ऋण को भारत सरकार वन टाइम सेटलमेंट के तहत माफ़ करे। इन्होंने घोषणा पत्र में सहकारी ऋण, संपूर्ण की फसली ऋण को माफ़ करने की बात कही थी। उस समय इनको याद नहीं आया कि नेशनलाइज्ड बैंक का ऋण ये माफ़ नहीं कर पाएंगे। जनवरी 2019 को इन्होंने कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, और आज वो 3 लाख से ज़्यादा किसान जिन पर ऋण का भार 12,000 से ज़्यादा चक्रवर्ती ब्याज से हो गया, इनमें से 1,26,000 के खाते एनपीए हो गए। इनकी ज़मीन नीलामी की ओर है। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, ये राजस्थान का अन्न कटोरा है। और पूरे कार्यकाल में, सरकार के 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में, ये पहला मौका रहा कि किसान को जब सिंचाई के पानी की आवश्यकता हुई तो रेगुलेशन तय नहीं हुआ, किसान धरने पर बैठा रहा। और पहली बार जब यहाँ पंजाब ने हमारा पानी रोका, गंग कैनाल का रोका, राजस्थान कैनाल में कम किया, उस समय जब सब जगह लोग धरने पर बैठे, 15 दिन बाद यहाँ के सिंचाई मंत्री, जिनको पता नहीं कि राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल का उद्भव कहाँ से है, वो आते हैं और पंजाब में वार्ता करने जाते हैं। पंजाब के मंत्री उनको कहते हैं कि अब हम आपका हिस्सा बन गए, इंडिया का हिस्सा बन गए, हमारी आपकी सरकार और आपके साथ सहयोगी है। वापस बैरंग लौटते हैं और लौटते 1955 में, 1952 में, 63 में हमारा हिस्से को तो पानी लेकर नहीं आते, पर महाराजा गंगा सिंह जी ने 1933 में जो ज़मीन खरीदी थी पंजाब से, उस समय की स्टेट से, वो सौंप कर आते हैं। आज ईस्टर्न कैनाल और सरिंद कैनाल, 2 कैनाल ऐसी है जिनके कारण से हमारे हिस्से का पानी हमें मिला नहीं। अब एक कैनाल और निकल जाएगी। तो ये किसानों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी की बुनियाद रख कर आए हैं। ठीक वही बात हुई है जो 1985 के अंदर 0.6 MF पानी ये छोड़ कर आए थे, जो आज तक किसानों को मिला नहीं। इसलिए
राजस्थान की हमारी जब कभी भी हमें मौका मिलेगा हम इन सब चीज़ों को दोबारा देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अनकटोरा के किसानों को पानी पर्याप्त मिले, इनके अधिकार का पानी मिले, और पंजाब जो कुछ कर रहा है उसको हम होने नहीं देंगे। दूसरा सबसे बड़ा आज यहाँ जो इन जिलों के अंदर बिजली की कटौती की बात है, विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम सरप्लस स्टेट हैं, 23,309 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है। बिजली की कृत्रिम कमी दिखाकर संस्थागत भ्रष्टाचार करने का काम इस सरकार ने किया। सरकार के आंकड़े विधानसभा में ये कहते हैं कि 2021 के अंदर 14,600 करोड़ की, 2022 के अंदर 15,300 करोड़ की बिजली इन्होंने विद्युत उत्पादनकर्ताओं से खरीदी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2473 मेगावाट के हमारे थर्मल पावर, जिसमें सूरतगढ़ की भी है, जिसमें काली सिंध भी है, जिसमें कोटा की एक यूनिट भी है, ये बंद इसलिए करिए कि रख रखाव के नाम पर बंद करते हैं। और जब बिजली का अभाव पैदा होता है तो बिजली को खरीदते हैं। पिछली बार 17 रुपये प्रति यूनिट से बिजली इन्होंने खरीदी। 17 रुपये प्रति यूनिट का कैप था भारत सरकार का, जो उससे ज़्यादा बिजली ऊर्जा मंत्रालय ने कहा इससे महंगी बिजली कोई राज्य नहीं खरीद सकता, इसलिए इस बार 12 रुपये है। 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने का काम कर रहे हैं। और यही वही सरकार है जिन्होंने किसानों को कहा था कि हम 2 ब्लॉक में इस मार्च 2023 के बाद किसान को दिन में बिजली मिलेगी। आज किसान को 4 घंटे से ज़्यादा बिजली मिल नहीं रही है। और जिन किसानों ने अपने डिमांड नोटिस जमा करा दिए 1.5 साल से, उनको कनेक्शन नहीं। टंकी का प्रोजेक्ट ये लेकर आए, 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए, और इन्होंने विधानसभा में जो घोषणा की थी 3 लाख से ज़्यादा किसानों के कृषि कनेक्शन देने की, उसमें 1,06,000 का ये प्रोजेक्ट लेकर आए। पहली बार 6 बार निविदाओं की तिथि बदली गई, टेलर मेड निविदा बनाई गई। 2300 करोड़ का टंकी प्रोजेक्ट 3900 करोड़ का हो गया, और आज तक किसान को कृषि कनेक्शन मिले नहीं। और कोयला खरीद के अंदर इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। उन अडानी जी को, जिन अडानी जी को लेकर ये कटाक्ष करते हैं, 1042 करोड़ रुपए, 18,000 प्रति टन कोयला, अब तक का सर्वाधिक कोयला महंगा इंडोनेशिया से लाकर अडवाणी दे, ये इन्होंने किया। अब तक का सबसे ज़्यादा फ्यूल चार्ज 59 पैसे प्रति यूनिट, 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज, और 7 पैसे अडानी का इंडोनेशिया का जो कोयला खरीदा था उसकी दरों का अंतर का पैसा इन्होंने लिया। अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो बिल दिए, जो पहले 2 महीने में बिल आते थे, उन बिलों की अवधि को बढ़ा दिया ताकि 100 यूनिट के आम आदमी जितना उपभोग करता है उससे ज़्यादा उसका बिल आ जाए। आप बिल उठा के देख लेना, पिछली 2 माह का बिल जो 2.5 महीने बाद जारी हुआ, वो 100 यूनिट से ज़्यादा की परिधि के अंदर उपभोक्ता कम रह गए। और आज जिस प्रकार राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, इस ज़िले के अंदर सर्वाधिक महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 113 रुपये 25 पैसे, 96 पैसे 80 पैसे डीजल बिक रहा है। और इन्होंने कहा था कि हम 6 बार वेट इन्होंने बढ़ाया पेट्रोल पर। जुलाई 2019 के बाद पेट्रोल पर 12% और डीजल पर 10%, 2 बार थोड़ा कम किया, 2% सर्वाधिक महंगा पेट्रोल जहाँ हो, सर्वाधिक महंगी बिजली जहाँ हो, सर्वाधिक महंगा मंडी टैक्स जहाँ हो, सर्वाधिक अपराध जहाँ हो, वहाँ ये सरकार अब कह रही है कि हमें 5 महीनों के अंदर महंगाई राहत का कैंप लगाकर, ये सरकार को तय करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि उनकी सरकार 5 साल की थी या 5 महीने की। अब महंगाई राहत के नाम पर ये गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड इन्होंने बांटे हैं। इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण गारंटी योजना की एक योजना चलाई। मेरा दावा है इस ज़िले के अंदर एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। 100 दिन नरेगा में जिन्होंने पूरा कर लिया भारत सरकार की योजना से, भारत सरकार के पैसे से, उनको 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देकर इन्होंने एक आडंबर रचने का काम किया। लंपी में सर्वाधिक गाय यहाँ मरी, 5,13,000 गायों का सरपंच संघ ने ज्ञापन सौंपा, क्योंकि सरपंच संघ ने उन गायों को सरकार के कहने पर वैज्ञानिक ढंग से दफनाया था। उन्होंने अपने पैसों से, जो सरकार ने कहा था दफनाने में जो पैसा खर्च होगा सरकार रिकूप करेगी, नहीं दिया तो उन्होंने ज्ञापन दिया।
इस टाउन में मैं अभी आ रहा हूँ, एक किसान को लंपी के अंदर 40,000 का मुआवजा मिला है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये सरकार अब लोक लुभावनी बात कर रही है। ये सरकार अब स्वाभिमानी राजस्थानियों के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश कर रही है। इनकी एक योजना भी, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज की मुफ्त में, मैंने विधानसभा में पूछा, 10 लाख तक के 7 आदमी निकले डॉक्टर साहब, 7 आदमी, बाकी 5 लाख से नीचे जो आयुष्मान में बुक होते हैं। ये कह रहे हैं कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे। अन्नपूर्णा किट के 22 सैंपल फेल हुए हैं, 22 सैंपल फेल हुए हैं, और इसके अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और इस सरकार को, जिस सरकार ने यहाँ सबसे कम सरसों खरीदी, इस इलाके में सबसे कम चना खरीदा, 25 क्विंटल की राइडर को यहाँ के किसानों को कहने पर, सतीश पूनिया जी ने पत्र लिखा, उनके कहने पर 40 क्विंटल किया गया, पर यहाँ 25 क्विंटल भी पूरी नहीं खरीदी। जो एमएसपी पर पूरी किसानों की उपज नहीं खरीदे, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे, किसानों का घोषित ऋण माफ़ नहीं करे, जिस सरकार के चलते बिजली गायब रहे, महंगी बिजली खरीदकर संस्थागत भ्रष्टाचार करें, जो सरकार मोबाइल बांटने से लेकर सब कामों में भ्रष्टाचार करे, और जो डिजाइन बॉक्स कंपनी के आधार पर प्रतिदिन 50-60 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी अपने महिमा मंडन के लिए खर्च कर रहे हैं। इस सरकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी कुर्सी से मेरे को छोड़ती नहीं। अब जनता कुर्सी तोड़क अभियान में लग गई। ये किस्सा कुर्सी का, इस कुर्सी के चारों पायों को जनता जब तोड़ देगी, जब खत्म होगा, और इस सरकार का जाना तय है। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 सवाल है। एक तो परिवर्तन यात्रा दिखा रहे हैं, तो जगह जगह जो टिकट के दावेदार है वो शक्ति प्रदर्शन भी करें, तो टिकट वितरण का क्या पैमाना रहेगा? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये परिवर्तन यात्रा का स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को जानते हैं। टिकट वितरण करने वाली जो हमारी कमेटी है वो अपने मापदंड और मानदंड के आधार पर करेगी, और मैं समझता हूं कि ये हमारे कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। कल मैं और सतीश पूनिया जी निर्धारित कार्यक्रम से 4.5 घंटे लेट पहुंचे यहाँ, उसके बाद भी लोग यहाँ थे, और आप देख रहे हैं जगह जगह स्वागत करते हैं। आपने कहीं भी एक जगह भी, आज हमारी यात्रा 2 अक्टूबर से चालू, 2 सितंबर से चालू हुई थी त्रिनेत्र देव से। एक समाचार आपको नहीं आया होगा जिसमें यात्रा के अंदर कहीं कोई बाधा आई हो। सरकार ने जरूर रोकने की कोशिश की थी गंगापुर सिटी के अंदर, और जहाँ भी पर्यवेक्षक जा रहे हैं कांग्रेस के, सिर्फ फटोवल की घटना है। भारतीय जनता पार्टी की अलग संस्कृति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ना मन भेद है ना मतभेद है। राठौड़ जी, राजनाथ मिश्रा कांग्रेस की पर्यवेक्षक है, उनका बयान आया है कि भारत माता जय के नारे मत लगाओ, कांग्रेस। ये दुर्भाग्य है। कभी ये हिंदू की व्याख्या इनके राजकुमार आतंकवादी संगठनों के साथ मिलाकर कर देते हैं, कभी इनके प्रवक्ता भारत माता की जय पर आपत्ति करते हैं, कभी भारत बनाम इंडिया में इंडिया की बात करते हैं, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को पंडित साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जनता है, ये सब जानती है। आपकी सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा आपका, या किस तरह चयन करेगा? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, हमारे अभी मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वही हमारा चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कभी पदों को लेकर ना कभी पहले कभी सोचा गया है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं, सतीश जी ने 3.5 वर्ष तक जिस प्रकार इस प्रदेश का नेतृत्व किया, हम सतीश जी के पीछे खड़े रहते थे हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्ष एक पद नहीं, इंस्टीट्यूशन है। और आज सतीश जी को दूसरी भूमिका में है, तो आप इनके चेहरे की चमक पहले से ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कभी भी।